चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब ये अपन यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसका, केमिकल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन देख रहे हैं फर्स्ट पर टॉप पर डेफिनेशन लिखी हुई है केमिस्ट्री की। 11th क्लास के स्टूडेंट जो है फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में केमिस्ट्री कहते हैं किसको। ठीक है, चलो। The chemistry is the science of molecules and their transformations. It is the science and not so much of the 100 elements, but the infinite variety of the molecules that may be built from them. ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं अपन। यहाँ पर आगे आता है डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो दे रखा है ये पूरे पैराग्राफ में अपने इंडियन हिस्ट्री यानी केमिस्ट्री कहाँ से डेवलप हुई है, यानी कौन से साइंटिस्ट से, जैसे मैंने बताया ना हमारे यहाँ पर एटम की डेफिनेशन इनिशियली महर्षि कणाद हुए हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी तो उनके नाम से कण रखा गया। हिंदी में एटम को बोलते हैं कण, उनके नाम से कण रखा गया, महर्षि कणाद। तो ये पूरी हिस्ट्री वहीं से दे रखी है, तो आपको इसको इनिशियली रीडिंग लगानी है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने के चांसेस है, ये पूरी हिस्ट्री है कहाँ से क्या हुआ था। इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें ठीक है नागार्जुन जितने भी साइंटिस्ट हैं, चक्रपाणी डिस्कवर द मर्करी सल्फाइड। देखो यहाँ लिखा हुआ है चक्रपाणी डिस्कवर द मर्करी सल्फाइड, तो ये इन्होंने डिस्कवर किया है। दूसरा इसमें जो कॉपर मेटलर्जी, इंडियन सबसे पुरानी जो है कॉपर मेटलर्जी जो दे रखी है अपने को, सबसे पहले आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं और इनकी एक्सट्रैक्शन तब से ही हमारे पास है, आज से नहीं, महाभारत रामायण काल से हमारे पास है। आप सोचो जरा, रामायण महाभारत काल में भी जो वेपन बनाए जाते थे, तलवारें, भाले, हथियार भी बनाए जाते थे, वो उस टाइम से हैं। तो इस वाले पैराग्राफ में आपको जितने भी इंडियन साइंटिस्ट हैं उन सबके नाम आएंगे और उनको अपने को याद रखना है। ये रसायन वर्ड आप सोचो जरा, रसायन का मतलब क्या है, केमिस्ट्री, और ये वर्ड अभी से नहीं है, बहुत पुराने काल से। आपको मैं बताऊं रामायण की चौपाई हनुमान चालीसा में है, राम रसायन तुम्हारे पासा, रसायन वर्ड वहां से है। और वो रसायन का मतलब होता है केमिकल। आपके पास ऐसा है केमिकल है, राम रसायन तुम्हारे पास आ, तो जिससे राम आपके पास आ सकते हैं। तो केमिकल वर्ड अपना आज से नहीं है, बहुत पुराने टाइम से अपने पास है। ठीक है, चलिए तो ये है। इसमें rather turning of the leather and dyeing cotton were practiced during the 1000 to 400 BC। ठीक है, चलो आगे इसमें वो देखते हैं अपन चक्र संहिता, यानी आयुर्वेदिक में भी जितनी ये गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इनको मेडिसिन में यूज किया जाता है। अभी भी आप देखो अगर मार्केट में इस सीजन में च्यवनप्राश आता है तो उसमें लिखा था सोना चांदी च्यवनप्राश, तो इसका मतलब अभी भी एज ए मेडिसिन गोल्ड और सिल्वर की एज यूज की जाती है ना। तो ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से अपने पास से यूज किया जाता है। जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता है, उसमें अभी भी देखोगे आप जितनी भी मेडिकल सिस्टम में वेद, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल, दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई द केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये पूरा जो यहाँ से दे रखा है अपने को। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को अगर अपन देखें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, कभी कभार 11th क्लास के लिए बनता है लोकल में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो अपने को इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को लिखने के लिए 5 पॉइंट्स से याद रखना है।
डेली लाइफ में कहां से कहां तक चालू होता है, वहां से एक टाइटल याद रखना, जैसे एज ए मेडिसिन। अगर हमें याद रखना एज ए मेडिसिन, तो मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग या किसी भी तरह की बीमारी हो, सब में मेडिसिन में केमिस्ट्री यूज आती है। फिर अब अपन याद रखेंगे एज ए सिंथेटिक मटेरियल्स। अब आप देखो सिंथेटिक मटेरियल पहले के टाइम में केवल कपास ही नेचुरल चीज है, बाकी जितनी चीजें हैं सारे सिंथेटिक है, ऑल आर पॉलीमर्स। ठीक। दूसरा देखेंगे कॉस्मेटिक मटेरियल्स। कॉस्मेटिक मटेरियल्स में जितने भी साबुन, सर्फ, क्रीम वगैरह, ग्लिसरीन, ये सारी चीजें बनाई हुई है। कोई भी चीज इनमें से पेड़ पे नहीं लगती, सारी चीजें लैब में बनाई हुई है। ऐसा तो नहीं है साबुन पेड़ पे लगता हो, ये छोटा साबुन बड़ा साबुन, सारी चीजें लैब में बनाई हुई है, सारी आर्टिफिशियल है। दूसरा है आपका जितने भी इस रूम में अगर आप देखो एक भी चीज सिंथेटिक नहीं, केवल लकड़ी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें बनाई हुई है। प्लास्टिक, पेन, स्केल, आपके सामने टोपी पड़ी हुई है, ये सारी चीजें बनाई हुई है, सारी विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, जितने भी ये फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री अपन बना सकते हैं। 4-5 पॉइंट में अपन इसको लिखेंगे, टाइटल मेन हो जाए, उसके बाद आप लिखते हो 4-5 पॉइंट में, एक पेज पूरा भर जाएगा आपका। ठीक है। चलो आगे चले तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसका सबसे बड़ा इन्वेंशन है सीमेंट, और सीमेंट का जो नेम है पोर्टलैंड सीमेंट, यानी उसका इन्वेंशन एक्चुअली वहां हुआ था। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइट तो निकलते ही निकलता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था, पेरिस में, तो उसी के नेम से है। तो ये बहुत बड़े इन्वेंशन है बिल्डिंग मटेरियल के कंसेप्ट में। अगर ये हुए हैं, इसी वजह से आज 50-50, 60-60, 100-100 माले की बिल्डिंग बन पा रही है। अदरवाइज जो पुराने मकान थे 2 मंजिल 3 मंजिल से ज्यादा नहीं बनते थे, पर जो पत्थरों में बनते थे, जो किले वगैरह का देखे, चित्तौड़ का किला वगैरह का आप देखो, तो वहां पर आज भी पुरानी टेक्निक से चूना बनाया गया था, और वो उतनी ही मजबूती से बना हुआ है, क्योंकि वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन आज से कितने साल, 1300 में हुआ था उसका, और उससे पहले हुआ था। तो आप सोचो जरा कितने मजबूत है। आप वहां अगर जगह देखोगे उसके दीवार पर हाथ अगर टेक्सचर को, तो अभी भी इतना ही स्मूथ है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। फिर आएंगे नेचर ऑफ मैटर में। नेचर ऑफ मैटर में अपने पास है मैटर। मैटर की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, एनीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब इस रूम में जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, वो सारी चीजें मैटर है, मैटर में कंसीडर की जाती है। मींस टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, हम खुद भी मैटर में आते हैं। एयर है ना, वाटर, ऑयल, ब्लड, सारी चीजें मैटर में कंसीडर की जाती है, क्योंकि सब चीजों को अपन रखेंगे तो उनका मास है, यानी उनका वजन है, और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस, एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स कंपोजेस मैटर, कंपोज ऑफ मैटर। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। तो हमारे पास जो मैटर है, अभी अपन ने जो नाम लिए उन सबको अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। कैटेगराइज मींस स्टेट वाइज। तो स्टेट वाइज अगर कैटेगराइज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो सॉलिड में कौन कौन से मैटर जितने भी दिख रहे हैं, टेबल, पेंसिल, ये सारे, और लिक्विड में जो आएंगे आपका वाटर, ब्लड, ऑयल, एयर्स। ठीक है। और गैस में जो आएगा आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारी मैटर आ जाएंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना, एग्जांपल याद रखना इसके। ठीक। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें, क्लासिफिकेशन अगर देखें कैरेक्टर वाइज, तो इनकी कुछ कैरेक्टर फिक्स है, जैसे कि इनकी फेस के हिसाब से सॉलिड फेस, या इनके इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स एटम एटम के बीच में, या स्पेस बिटवीन देम, फ्लूइडिटी। तो इन सब के यहाँ पर अपन इसको क्लासिफाई, ये 9th क्लास का टॉपिक है पूरा, ये ध्यान रखना यहाँ से, है ना। तो यहाँ देखो लाइन है, सॉलिड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे उसका जैसा वो शेप ले लेता है। क्लियर है क्या। बहुत छोटा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे, इस इक्वेशन तो यहां से बनता है, and they take the shape of a container in which they are placed।
जिस प्लेस में उसको रखेंगे कंटेनर में वो हो जाएगा। चलो आगे चले। तो ये इसके एग्जाम्पल बता रखा है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। गैसेस का दे रखा है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। गैस का मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक। और इनको इंटरकन्वर्टर भी कर सकते हैं, जैसे सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। सॉलिड को लिक्विड में करने के लिए अपने को हीट देनी पड़ेगी और इसको वापस से गैस में करने हीट देनी पड़ेगी। और अगर मान लो उसको रिवर्स लाना है आपको, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर डाउन करना रहेगा कूल, फिर लिक्विड को वापस से सॉलिड में लाना है तो टेम्परेचर डाउन करना रहेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो ये क्लासिफिकेशन यहीं से देखते हैं इसको अपन डायग्राम से। देखो मैटर के डेफिनेशन देखिए अपन ने। फिर है मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो और हेटेरो का टर्म याद रखेंगे खाली। तो होमो मींस सेम, हेटेरो मींस डिफरेंट। तो होमोजेनियस मींस थ्रू आउट द यूनिफॉर्म, मिक्सचर मींस टू और मोर कंपोनेंट्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो। मिक्सचर के लिए एक वर्ड आएगा मिक्स्ड इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिक्स हो सकता है तो उसे अपन मिक्सचर कहते हैं। पर प्योर सब्सटेंस के साथ में या फिर जिसे अपन कंपाउंड कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में सिंगल काइंड ऑफ या फिर इन अ फिक्स रेशियो। तो यहां अगर चल रहा है पर प्योर सब्सटेंस में, तो यहां टू टाइप्स है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट में सिंगल काइंड, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये सारे कंपाउंड कंसीडर होते हैं एलिमेंट्स में। फिर इधर जब जाएंगे कंपाउंड्स में, कंपाउंड में होगा टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। इसके लिए वर्ड आएगा फिक्स्ड रेशियो। रेशियो फिक्स, जैसे H2O, तो 2:1 रेशियो में है अपने पास, तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड। 9th क्लास की बात है, सिंपल सा अपने को आना चाहिए। होमोजेनियस मींस थ्रू आउट द यूनिफॉर्म मिक्सचर। अगर इसका एग्जांपल लेंगे अपन तो वाटर प्लस मिल्क, पूरा मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं पानी नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, ऐसा नहीं, पूरा थ्रू आउट द मिक्स। देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर मींस जिसमें डिफरेंट या हैव सेपरेटिंग बाउंड्रीज, जैसे ऑयल प्लस वाटर, पानी में आप ऑयल डाल दो तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का हो जाएगा एग्जांपल, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन हो गया प्योर सब्सटेंस। ये देखो, constitute a particles of pure substance have the fixed composition, copper, silver, gold, water, glucose, and some example of pure substances. Glucose contain carbon, hydrogen, oxygen in the fixed ratio, and its particles are of same compositions. ठीक, and like all other pure substances, glucose has the fixed composition. Composition उसका फिक्स होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मतलब उसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 उसमें ऑक्सीजन है। तो ये अपने को याद रखना है इस तरह से। चलो आगे चले। प्योर सब्सटेंस can further classify element and compounds. Particles of elements consist of only one type of atoms, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं। अब ऐसा नहीं है, नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है एनसीईआरटी की लाइन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भले ही 9th क्लास का टॉपिक हो पर हमें पता रहना चाहिए कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई है। चलो फिर है इसमें टाइप्स ऑफ एग्जांपल दे रखे, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, ये देखे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। फिर यहाँ दे रखा है कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और टू जो मॉलिक्यूल कहलाता है ध्यान रखना, और सिंपल ओ अगर लिखा रहेगा तो एटम कहलाएगा, ठीक है। चलो फिर इसमें ये भी एग्जांपल दे रखे अपने को, स्पीक द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसको लिखने में भी देखो इसी तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि इसके नीचे पढ़ने का लगेगा जो ऊपर 4th चैप्टर में चलेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे लिखा हुआ है, CO2 को लीनियर में लिखा हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस जिस प्रॉपर्टीज को हम देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस जैसे अगर मान लो
ये बॉटल है अपने पास, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या कहेंगे, इसका कलर कैसा है, वाइट, कोई भी कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, कलर कैसा है, वाइट है, फिर शेप कैसा है, या अपन इरेजर ले तो शेप कैसा है इसका, कलर, शेप, है ना, स्मेल, ऑर्डर, वी कैन से ऑर्डर, या सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी, रिएक्शन विद एयर में कैसा रिस्पॉन्स देता है, बर्निंग जलाने पर कैसा देता है, ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक हुआ तो विद बर्न विद द सूटी फ्लेम, एंड एलिफेटिक इज विदाउट सूटी फ्लेम, तो ये हमको याद रखना, तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं उसके कंपाउंड्स के, ठीक, तो ये लिखा हुआ देखो, सच एज ए कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद द एसिड एंड बेस, ये याद रखना, वो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी। चलो अब आगे चलते हैं अपन इसमें, इसकी डेफिनेशंस और ये, चलो अब अपने मेन काम का है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सबको अपन मेजर कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक। अर्लियर टू डिफरेंट, इन सब के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ है अपने यहाँ। पहले इंडिया में करेंसी चलती थी, जैसे आना को उसमें 25 पैसे 50 पैसे, नहीं इससे पहले भी चलते थे ना, तो अशर्फिया या फिर उसको क्या कहते हैं, सिक्के चलते थे सोने चांदी के, मतलब वहां से चल रहे हैं अपन, गोल्ड की जो चीजें चलती थी वहां से चल रहे हैं। अब उसके बाद जैसे 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 मेजरमेंट हुआ तो लोगों ने क्या किया, आदान प्रदान के लिए, जैसे इसके पास गेहूं है, इसके पास मक्का है, तो इसने कहा 2 किलो गेहूं, जितना मैं गेहूं दे रहा उतना उतना तो मक्का दे दे, तो आपस में आदान प्रदान इस तरह से चलता था। बट अभी आदान प्रदान के लिए हमारे पास करेंसी है या कुछ चीजें मेजर करने के लिए है, कैसे, तो यहाँ देखो, अर्लियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम मेजरमेंट, द इंग्लिश सिस्टम एंड द मैट्रिक सिस्टम, ठीक, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम, इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इस पे एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है एसआई सिस्टम में। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच लेस सिस्टम, इंटरनेशनल द यूनिट्स abbreviated as a SI was established by 11 General Conference of Weight and Measurement CGPM from Conference of General Dispute and Measure, CG, अभी जैसे आप फिजिक्स में CG पेज में आता है ना, हाँ, तो वो मेजरमेंट वहीं से लिया हुआ है। आपको ये ध्यान रखना, ये कब कॉन्फ्रेंस में थी, किसके बारे में है, ये दे रखा है इसमें। The SI system has 7 सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इस टेबल से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी से आता है। बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, लेंथ सिंबल क्या इसका L, नेमोस मीटर और उसका M। अब मान लो लेंथ के लिए अपने पास क्या है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, तो उसमें से ऐसा सिस्टम में किसको ऑप्ट किया हुआ है, मीटर को, ऐसे ही मास किलोग्राम में, फिर टाइम को सेकंड में, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट को आई एम्पियर में, और ऐसे सिस्टम में जो सिंबल्स है उसका ए, कैपिटल ए, फिर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर टी, केल्विन। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपने पास कितनी यूनिट्स हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फारेनहाइट, है ना, तो तीनों में से किसको लिया, केल्विन को, ऐसा सिस्टम। इसीलिए आप देखा होगा न्यूमेरिकल में अपन उसको डिग्री सी में दे रखा होता है, तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ये याद, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चन मैं बताऊं आपको, स्कूल जो लेक्चरशिप का है, स्कूल टीचर का एग्जाम होता है ना, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। फिर टेम्परेचर का एसआई सिस्टम यूनिट में क्या यूनिट है उसकी, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एन मोल, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला रिप्रेजेंटेड बाय सीडी, इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब इन सब यूनिट सिस्टम के बारे में बता रखा है, इनकी
कितना क्या है, जैसे देखो हम इसको लेंथ के लिए देखो, एक मीटर सिंबल्स m, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम c to be 299792458 when the expressed in the unit। तो इसकी यूनिट कितनी लिखते हैं अपन, 3 to 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। तो ये वहीं से है। एंड वेयर द सेकंड इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द सीजियम फ्रीक्वेंसीज। ठीक, सीजियम फ्रीक्वेंसी मींस सीजियम की लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी है उसके बिहाफ पर इसको मेजर किया हुआ है, मतलब कहां से स्टार्ट हुआ उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही अपने को दे रखा है किलोग्राम के लिए, टाइम के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक अपने को जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, इसमें से भी मेन सबसे ज्यादा काम आने वाला है आपके पास नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। तीनों में याद रखना है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। तो देखो नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ और माइक्रो का मतलब होता है 6, मिली का मतलब है -3, सेंटीमीटर 2, डेसिमीटर 1 और इधर किलो किलो आएगा क्योंकि इसमें कन्वर्ट करना है किलो जूल में, जूल और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे ना, कितना का डिफरेंस आएगा 10⁻3। फिर है मेगा 10⁻6, गीगा। अभी गीगा और टेरा अपन कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं ना, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये तो अपने को मेन तो 10⁻12 पिकोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना है। चलो अब बाकी चलते हैं अपन इसको मेजरमेंट के रिस्पेक्ट में। मास और वेट, मास और वेट पे इसको मेजर करने के लिए द substance is the amount of matter present in it, कितना अमाउंट है, एंड वाई वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों की टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जो हमको याद रखनी, इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना हमको। ठीक, the mass of the substance is constant whereas its weight may be vary from one place to another place due to change in gravity। यानी हम अगर पहाड़ पर ले जा रहे हैं या डाउन में है या कहां पर हैं तो उसका वेट चेंज हो सकता है बट मास चेंज नहीं होगा। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, पेंसिल है अगर आपके पास तो इसको अंडरलाइन कर लेना, कंपटीशन के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट। ठीक, क्योंकि ये उसमें पूछते हैं एसेट्स एंड रिजर्व में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है। द मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लैबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। बैलेंस से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट चेंज हो सकता है, ध्यान रखना किसी भी चीज का। यहां पर वेट यहां अलग है और चंद्रमा पर जाएंगे मून पे तो वेट अलग हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटी का डिफरेंस आएगा, है ना। यहां अगर अपन पूरा एक बड़ा सा पत्थर है उसको हिला नहीं पा रहे हैं और चंद्रमा पर उठा के घूम सकते हो इधर-उधर। हां, यहां हमने ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अपन उठा नहीं पाते। और यही उस पत्थर को अगर आप पानी में ले जाओ, बहुत सी बार आप नहीं नहाने गए होंगे तो पानी में अपन नहाते हैं तो अपना फ्रेंड सर्कल अपने कंधे को बैठ करके जंप लगाता है। ऐसा नहाते हो स्विमिंग पूल में ऐसा कहीं किया हो तो वो अपने वजन बहुत कम लगता है उसका। और बाहर अगर आप अपने कंधे पे चढ़ जाओ तो अलग रहता है। पानी में वजन नहीं लगता अपने को, ये ध्यान रखना क्योंकि वहां पर फोर्स अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वेइंग बैलेंस है। अभी आजकल ये तो यूज आता नहीं है क्योंकि इसकी जगह वो इलेक्ट्रॉनिक आने लग गया। पहले इस तरह का यूज करते थे हम लोग, उसमें ये बैलेंस करके इसको वे करते थे। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, बाल का वजन लेना तो भी ले सकते हो। ठीक है, 1 लीटर 1000 ml, you can say 1000 centimeter 1 dm cube। ठीक, तो ये अपने को याद रखना है। ये 1 सेंटीमीटर मींस क्यूब जो है 1/1 का क्यूब है। नेक्स्ट वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये है म्यूरेट, पिपेट, रिवेट, सिलेंडर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो ये आपके प्रैक्टिकल में काम आने वाला है। म्यूरेट जिसमें आप 50
तक का साइन देता है, यहाँ 0 से लेकर के 50, ऊपर 0 से है तो ये 50, जितना वॉल्यूम अपन यूज करेंगे उतना यहाँ नॉब रहता है, उस नॉब से अपन उसको आउट कर सकते हैं। पिपेट है, पिपेट को आपको सक करना रहता है 20 ml और 25 ml का रहता है, ठीक है। तो ये 25 को बता रखा है मैंने। रेडियोडेड सिलेंडर, जिसमें मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं जिसको अपन। फिर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये इसमें यहाँ एक साइन देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आपके यूज आने वाले हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर का अगर देखें तो टेम्परेचर में अपने पास 3 यूनिट्स हैं, यानी उसका डिग्री सी, केल्विन और फारेनहाइट, तीनों को आपस में कन्वर्जन आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन बने तो ये बन सकता है, ये कन्वर्जन अपने को आना चाहिए। वैसे भी फारेनहाइट का फॉर्मूला है डिग्री सी में 9/5, डिग्री सी प्लस 32 और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273.15। क्लियर? चलो फिर इसमें ये एक चार्ट दे रखा है, बड़ा अच्छा चार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इसमें सब लिखा हुआ है। देखो जरा, ये केल्विन का है, सेल्सियस का है, फारेनहाइट का। फारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट से, कहां तक चलता है 212 फारेनहाइट तक। सेल्सियस कहां से चलता है, डिग्री 0 से 100 डिग्री सी तक, और केल्विन चलता है पर 273.15 से 373 केल्विन। क्लियर? अब इसमें अपने को दो तीन मेजरमेंट दे रखे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इधर से फ्रीजिंग पॉइंट कितना मान रहे हैं 0 डिग्री सी, पर वो फारेनहाइट में कितना हो जाएगा 32 फारेनहाइट, और इधर केल्विन में इस पे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे दे, घुमा के दे, कैसे भी दे, पर अपने को ध्यान रखना। फिर ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मली आइडियल रूम टेम्परेचर है, उसको अपन मानते हैं 25 डिग्री सी। तो 25 डिग्री सी को इधर वापस से फारेनहाइट पे करेंगे तो 77 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन पे करेंगे तो 298 केल्विन। फिर इन्होंने दिया ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मली हमें बुखार अगर आता है तो हम मेजर करते हैं, डॉक्टर कहता है थर्मामीटर लगाकर, ओह इसको तो 102 डिग्री का बुखार है। अब 102 डिग्री किसमें मेजर किया अपने, डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट के लिए, फारेनहाइट। पर नॉर्मली लोकल में डिग्री सी, 200 डिग्री सी या 100 डिग्री सी का बुखार है, 102 डिग्री सी हो जाएगा तो आदमी जल जाता है। तो डिग्री सी नहीं होगा, डिग्री फारेनहाइट है, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। तो 37 नॉर्मल डिग्री सी में रहता है, और फारेनहाइट में रहेगा 98.6 ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। इससे अब अगर थोड़ा सा भी हुआ तो फीवर की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो ये, और बॉइलिंग पॉइंट देखा, देखो फारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 212। क्लियर है क्या? बहुत छोटी सी चीज है पर हमें ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। टेम्परेचर का हो गया डिग्री सी फारेनहाइट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस दे रखा है, इसको एक बार रीडिंग लगा लेना। नेक्स्ट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में अपन जानते हैं किसी भी चीज को बहुत डिजिट में अगर है तो हम लिखने में लिख देते हैं, जैसे इतना लिखा हुआ है 602200000000000000000, ठीक है। तो इसको अगर अपने को लिखना है तो जैसे एवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, तो उसको कितनी भी बड़ी यूनिट हो उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अपने को ये याद रखना है। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कैसे मेजर करेंगे उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं अपन। चलो आगे चलते हैं अपन। इसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ध्यान रखना, ये जो दे रखा है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 5.6 10⁻5, 6.9 × 10⁻8। इसको जब भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाता है और बाकी की चीजें मल्टीप्लाई होती है, ये सिंपल सा याद रखना है, ठीक। और अगर मान लो डिवाइड करना है तो डिवाइड में क्या होगा, पावर
ऊपर जाएगी तो साइन चेंज होकर के वो एडिशन और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसका। तो जैसे 10⁴ है ऊपर जाकर के वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस माइनस 8 होकर के प्लस 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल है लगना। एडिशन और सब्ट्रैक्ट में थोड़ा सा अलग है इसका मामला। एडिशन सब्ट्रैक्ट में क्या रहता है, उसको कॉमन लेना रहता है, उसको कॉमन लेना रहता है। जैसे 2.5 into 10⁻² माइनस 4.8 into 10⁻³ तो कॉमन लेना है इसका मतलब इसको भी या तो इसको 3 में कन्वर्ट करें या इसको 2 में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद उसको माइनस करना, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, -2 में इसको भी, तो इसको 2 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब डेसिमल को इधर शिफ्ट किया इन्होंने, तो ये होगा 0.48 हो गया। ये चीज ध्यान रखना। ये देकर के वो पूछेगा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों। नॉर्मल 11 की लोकल क्लास में क्वेश्चन पक्का बनता है इसका। ठीक है, और ये हमारे कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल में काम आते ही आता है। जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखें। एडिशन में भी देखो यहाँ पर एंटर है 6.65 into 10⁴ और 8.95 into 10⁻³। तो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो इनको क्या करना है, दोनों को कॉमन लाना है अपने को। तो कॉमन या तो उसको 3 में कन्वर्ट करें या इसको 4 में कन्वर्ट करें। तो यहाँ इन्होंने इसको 4 में कन्वर्ट किया, इसका मतलब डेसिमल को इधर शिफ्ट किया, फिर इसके बाद ऐड कर दिया, तो 10⁴ कॉमन है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है पावर्स, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर कॉमन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो the every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and the skill of the person making the measurement। ठीक, अब यहाँ अगर इसको देख रहे अपन, जैसे मास और उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, तो कैसे जरा ये देखिए इसकी डेफिनेशन। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल or the calculation values calculated value in the indicated by mentioning the number of significant figure. The significant figure are meaningful digit which are known with the certainty +1 which is estimated and uncertainty। जैसे मान लो अपने पास स्केल है ना, छोटा वाला स्केल है, हम उसमें 1.5 तक मेजर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने मेजर किया एक लाइन किसी भी उसको मेजर किया उसने 2.25, तो उस स्केल में 2.25 तो मेजर कर नहीं सकते ना अपन। तो जो आगे का उसने 2.5 बताया है वो अनसर्टेन चलता है। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 5 पॉइंट ये पॉइंट से इसी को ध्यान में रख लेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट कंसीडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 285 है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसके 3। इसी तरह से जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर एंड सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट्स। जैसे 0.03 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। 0.0052 है तो 2। डेसिमल या डिजिट के इधर जितने भी जीरो हैं उनका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स वो कंसीडर होते हैं, लाइक 2.005 इसके सिग्निफिकेंट हो गए 4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही अपन डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2005, और यहाँ इस ऊपर वाले में अगर डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद हम जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट है जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, यानी उस तरफ अगर जीरो हुए तो वो सारे कंसीडर होंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 0.22 0.200 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, ये जीरो की काउंट होगा। अब यहां पर बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले जीरो को कंसीडर नहीं करना है। यहां डेसिमल था इसलिए कंसीडर किया। अब जैसे 100 है, 100 का सिग्निफिकेंट फिगर 1, क्योंकि डेसिमल नहीं है ना इसमें, इसलिए इसको
एज 1 सिग्निफिकेंट। अगर यहां पर देखो 100.0 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका 4। डेसिमल आ गया ना, बिना डेसिमल के अगर जीरो उस साइड है तो वो कंसीडर नहीं होंगे, और डेसिमल अगर आ गया तो कंसीडर होंगे। ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक, चलो अगला फिफ्थ पॉइंट है काउंटिंग नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स है वो इनफाइनाइट लिख सकते हैं अपन। काउंटिंग नंबर मींस जैसे 10 पेंसिल, 20 पेंसिल, 10 बुक्स, 25 बुक्स, तो वो काउंटिंग नंबर्स है। इसका मतलब उसका इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि अपन लिखेंगे जैसे मान लो मेरे पास पेन है, तो मैंने क्या लिखा 10.0000 पेन, तो है तो 10 ही, पर अपन 00 लगाया वो भी कंसीडर हो जाते हैं। बात समझ आ रही? तो उसको इनफाइनाइट में कंसीडर करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब नेक्स्ट ये आपका फिजिक्स में भी है, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस of various measurement for the same quantity. This is called precision, and accuracy is the agreement of particular value up to value of the result. ठीक, ये प्रैक्टिकल के रेस्पेक्ट में है अपने पास। जैसे यहाँ देखो इसी में 3 स्टूडेंट है, तीनों ने प्रैक्टिकल किया। ये फिजिक्स में भी है ना शायद 11th में था स्टूडेंट। यहाँ देखो इसकी एक्चुअल जो इसका आंसर है 2.01 है ना, एक्चुअल आंसर हम बता रखा है 2.00। ठीक, अब यहां देखो 1.95, 1.94, 2.0, तो ये वैल्यू एक दूसरे के ऐसे ही है 1.93, 2.05 और 1.99, और ये इधर की वैल्यू एवरेज। तो जो वैल्यू सबसे नजदीक हैं तो वो कहते हैं प्रिसिजन, और कुछ वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू जो अपना आंसर है उसके नजदीक अगर है तो वो कहलाएगा एक्यूरेसी। बात समझ में आ गई क्या? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस पे कोई डेरिवेशन के फॉर्मेट में पूछते हैं। ठीक, चलो डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस जैसा आपको फिजिक्स में वैसे ही यहां पर भी है। ऑफन बाय द कैलकुलेटिंग द there is a need to convert unit from one system to another system, and the method used to accomplish this is called factor level method or unit factor method. Dimension analysis सिंपल समझो, अगर मान लो आपको डेज दे रखे, उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय डेज को 24 आवर्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में 60 से, और फिर 60 को मिनट में, और मिनट को वापस सेकंड में। तो ये सिंपल सा डायमेंशन, अब ज्यादा नहीं है यहाँ पर, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ही है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, इस तरह से लीटर को किलो, लीटर को ml, और उसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखो एक एग्जांपल दे रखा है, हाउ मेनी सेकंड आर देयर इन 2 डेज। 2 डेज में कितने सेकंड होते हैं? तो यहाँ देखो 1 day is equal to 24 hours, तो ये अपने लिख दिया। फिर है 1 hour is equal to 60 minutes, और 1 minute is equal to 60 hours। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे 2 days बराबर 24 by 1 day, 24 मिनट बराबर 1 hour, और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो लास्ट में इस यूनिट को अगर कट करेंगे, डे से डे कट हो जाएगा, आवर से आवर, मिनट से मिनट, लास्ट में यूनिट बचेगी अपने पास सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1,72 और 800 सेकंड। इतने सेकंड 2 दिन में होते हैं। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो यहां पर अपने पास 5 लॉ गिवन है, तो 5 लॉ को अपन ध्यान रखेंगे। इनमें से एक लॉ कंफर्म आता है, जो लोकल एग्जाम में दे रहे हैं उनके तो आना ही आना तय है। एक लोग पूछते कैसा बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, इनमें से एक लोग पूछते हैं। अपने कंपटीशन में क्या आएगा, इन लॉ में से एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है, या फिर कौन से साइंटिस्ट ने दिया उसके नेम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलते जरा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लोवेशियर, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, और इस लॉ के इन्वेंशन से उनको एक पोस्ट
रेस्पेक्टिव पोस्ट दी गई फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के पापा कौन? एंटोनी लोवेशियर, जिनको नाम दिया गया। ये अपने को याद रखना है। मास neither be create nor be destroy, ये लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए, इसका मतलब रिएक्शंस में रिएक्टेंट साइड जितना मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड मास रहेगा। तो ये इसका एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, चलो आगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस गिवन बाय द जोसेफ फ्रॉस्ट। ठीक, he said that the given compound always contains exactly the same proportion of the element by weight। तो एग्जांपल लिया इन्होंने यहाँ पर कॉपर का, कॉपर 51.35 नेचुरल और सिंथेटिक, और उसका भी कार्बन का इतना ही है, क्योंकि जिस अमाउंट में जैसे अपन यहाँ से CO2 एक्सेल कर रहे हैं उसका मास, या किसी बर्निंग से CO2 जो निकल रही है उसका मास रेशियो सेम रहने वाला है। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मींस गिवन बाय द Dalton in 1803। According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number। उनका रेशियो क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। तो यहाँ देखो अपन ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, दो एलिमेंट है उसमें से एक फिक्स कर दिया, दूसरे को चेंज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम लिया, ऑक्सीजन देखो एक में 16 लिया, एक में अपन ने 32 कर दिया। तो एक एलिमेंट फिक्स है, दूसरे एलिमेंट को अगर अपन ने चेंज किया है तो पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल। हमने एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो ये है आपका 18 ग्राम वाटर बन रहा है और इसमें 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। एग्जांपल याद रखें, एनसीईआरटी के एग्जांपल ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है गैलुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ given by the Gay-Lussac 1808 observed that the when gases combine are produced in a chemical ratio, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। यहाँ देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, इसको मिक्स कर रहे हैं पर 100 ml हाइड्रोजन के साथ 50 ml को मिक्स कर रहे हैं, तो बनने वाला वाटर कितना बन रहा है आपका 100 ml। ठीक है, क्योंकि रेशियो है ना, एक ऑक्सीजन एटम के साथ कितना हाइड्रोजन एटम मिक्स होते हैं 2, एक ऑक्सीजन के साथ कितना एटम एडजस्ट होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम, तो वो रेशियो आ गया इसका 100 ml। ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा इसका। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन 100 ml और 50 ml, ये सिंपल रेशियो 2:1। Gay-Lussac discovered of the integer ratio volume relationship, actually the law of definite proportions by volume। ठीक, नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रो। तो ये एवोगैड्रो साहब है। ठीक है, अब यहाँ देखो इन्होंने एवोगैड्रो मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये लाइन याद रखनी है हमने को। ठीक है क्या, and which is quite understandable in the present time। देखो जरा, Avogadro could explain about the result by considering the molecules by polyatomic in the, if hydrogen and oxygen we consider as a diatoms and recognize now, then the above result are easily understandable। ठीक, तो इन्होंने जो रेशियो बताया देखो जरा, the 2 volume hydrogen react with the 1 volume oxygen gas give the 2 volume of water vapor। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बताया। एवोगैड्रो नंबर भी इन्होंने दिए थे, कितना है 6.0 × 10⁻23। इनके अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी गैस को एट एसटीपी उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहने वाले हैं, और वो कितने रहेंगे 6.0 × 10⁻23। यहां से ये हो गया। नेक्स्ट है अपन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। डॉक्टर एटॉमिक थ्योरी
डाल्टन के पोस्टुलेट थोड़ा याद रख लेना, जिसमें दो पोस्टुलेट तो वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला। फिर देखो all atom of given matter consists of individual atoms. All atoms of given elements have identical properties including identical mass. Atoms of different elements have different mass. Compound are formed when the atoms of different elements combine the fixed ratio chemical reactions involving reorganizations of atoms. These are neither created nor be destroyed. ये कौन सा लॉ हो गया? Neither create nor be destroyed. Law of conservation of mass given by the Anthony Lavoisier. Given by the Atomic mass normally अपन देखते हैं, atomic mass means the sum of proton and neutron is called atomic mass. ठीक, आइसोटॉप जितने भी हैं जैसे कार्बन के, और उसको जो मेजर किया है उन्होंने AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये बड़ा था इसको तो केवल U कर दिया यूनिट मास। ठीक, आगे चलो बच्चों, तो एटॉमिक मास देखो 1 AMU बराबर 1.66056 10⁻20 ग्राम। ये वैल्यू याद रखना, पेंसिल से अंडरलाइन कर लो इसको, 1 AMU बराबर कितना होता है। ठीक, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इन टर्म ऑफ द मास हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा 1.008 AMU। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 50। यानी एटॉमिक मास यूनिट किससे कैलकुलेट किया ये याद रखना। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है उसको अंडरलाइन कर लो। हाइड्रोजन का ऐसे निकाला है उन्होंने, और फिर इसको U लिखा, यूनिफाइड मास। फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला उन्होंने? जितने भी आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स का एवरेज लिया। अब हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हैं तो बहुत सारे एटॉमिक मास को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जिन जिन को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका मतलब वो सारे एवरेज लिए हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्लोरीन का मास लिखते हैं 35.5, तो इसका मतलब वो एवरेज लिया हुआ है। क्लोरीन हैव टू आइसोटॉप्स Cl 17 Cl 35 17 Cl 37, तो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट प्रेजेंट है उसके यहाँ पर उसको एवरेज निकाला हुआ है। बात आ रही है समझ में? तो ये एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा इसका। चलो फिर है फॉर्मूला मास। किसी भी फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला मींस जैसे सॉल्ट और इस तरह के स्ट्रक्चर्स का मास, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। एग्जांपल बेस्ट दे रखा है इसमें NaCl का मास, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। चलो आगे, अब ये क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द मोलेकुलर मास ऑफ द ग्लूकोज, जिसका मास 6 12, और इस तरह से कैलकुलेट करके कितना मास आ रहा है 180। ग्लूकोज का मास पक्का याद करना है 180 होता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोल कंसेप्ट में क्या है? SI सिस्टम यूनिट, इन a SI system mole, symbol mole was introduced in 7 base quantity of the amount of substance. So 1 mole is equal to contain actually 6.022 10 to the power 23 atom or particles, वो याद रखना अपने को, ठीक। Having the define the mole, it is easier to know the mass of 1 mole substance or constituent elements. The mass of 1 mole of the substance in a gram is called its molar mass. अगर उसी को मास को अपन ग्राम में ले रहे हैं तो वो कहलाएगा मोलर मास, और अगर उसको वॉल्यूम में लेंगे तो एसटीपी में कितना वॉल्यूम आएगा 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, ये याद रखना एसटीपी पर, ठीक है ना। और अगर हम उसको चेंज करेंगे बार में तो वो आ जाएगा 22.7, ये याद रखना, ये डिफरेंस बार में अगर लेते हैं तो उसको इस पे न्यूमेरिकल आता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर परसेंटेज में अगर लेने हैं पर, तो परसेंटेज में अगर लेंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन, सपोज H2SO4 है, उसका अगर परसेंटेज निकालना अपने को, यहां देखो H2 अगर निकाल रखा है तो मोलर मास ऑफ वाटर 18
मास और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज हाइड्रोजन का है, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 80 into 1 और into 100, तो 11.18 हो गया। ऑक्सीजन का मास परसेंटेज निकाला 60 by 80 into 100, यानी उसमें है कितना 60, तो ये होगा 88.79। तो ये हो गया आपका परसेंटेज मास कंपोजिशन। इसी तरह से अदर फॉर्मूला दे रखा है जिसमें इथेनॉल है, इथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाल रखा है, तो इसका पूरा मास हो जाएगा 46। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना है 46 ग्राम। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.14, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.13, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 34.73। सबसे बढ़िया बात क्या है, इन सबका मास वापस 100 आना चाहिए। इन तीनों की टोटल कितनी आनी चाहिए 100 आ रहा है, इसका मतलब मास परसेंटेज ठीक चल रहा है अपना। नहीं आता इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। ठीक है क्या, मास परसेंटेज निकाल लोगे। इसी का रिवर्स होता है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहां हमको क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज, और उसमें क्या हो जाएगा मास परसेंटेज दे रखे होंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, एक्चुअल फार्मूले पे चलेंगे अपन। तो यहां देखो ये है क्या आपका एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मींस रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एम्पिरिकल मींस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of various atoms present in a compound, whereas the molecular formula shows the exact number of different type of atom present in a molecules of a compound। ठीक, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना एम्पिरिकल फार्मूला का, और वो अपने को 1 मिनट में निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, फटाफट से कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड द मास परसेंटेज। अब यहां देखो एक एग्जांपल दे रखा है। अब मैंने जो आपको सिखाया है टेबुलर फॉर्म में, इसकी प्रैक्टिस टेबुलर फॉर्म में करनी है अपने को, टेबल बना करके ही प्रैक्टिस करनी है इससे। ठीक है, यहां देखो कंपाउंड कंटेंट 4.07 हाइड्रोजन परसेंट, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सी बार कंपटीशन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, और जो अपने लोकल एग्जाम चलेंगे, लोकल एग्जाम में भी ये लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल को उठा कर ही देते हैं। तो हमें एटलीस्ट जो इनर बुक है इन बुक के अंदर पार्ट में, उनको अपने को प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इसका जो कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज ग्राम में कन्वर्ट किया इसको सबको, देन कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, सबके मोल्स निकालिए 4 मोल 2 मोल 2 मोल, और नेक्स्ट है divide each of the moles value obtained above by the smallest number among them। तो ये smallest number जो होगा उसका रेशियो के साथ 2.021 है, तो निकल के आया CHCl। ये हो गया आपका एम्पिरिकल। राइट डाउन द एम्पिरिकल फार्मूला बाय द मेंशनिंग द नंबर ऑफ आफ्टर राइटिंग द सिंबल्स और रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो CH2Cl और राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला into 2 करना है इसको, 98/49 एम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करना मॉलिक्यूलर मास को। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको। n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 से, तो ये हो जाएगा C2H4Cl2। CH2Cl एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जाएगा C2H4Cl2। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से भी रहते हैं। फिर चलते हैं अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस किसी भी बैलेंस इक्वेशन में आगे की जो डिजिट्स रहते हैं बैलेंसिंग के लिए, these are called stoichiometric coefficient। तो बैलेंस इक्वेशन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अपन कौन से लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो मास बैलेंस तो क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉय, और दूसरा उसका आता है जितने हमने रिएक्टेंट ले उतनी अमाउंट में हमको क्या मिलना चाहिए, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियो मींस मीनिंग मींस मेजर एलिमेंट और मेट्रोन मींस मेजरिंग एलिमेंट मेजरिंग सिस्टम इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। क्लियर, इसके मीनिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो अवेलेबल बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, तो हम इसको किस में मेजर कर सकते हैं, मोल्स में, ग्राम्स में, वॉल्यूम्स में।
किसी भी इक्वेशंस को अपन मोल्स में, ग्राम्स में और वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ देखो इन्होंने एग्जांपल दिया 1 मोल ऑफ CH4 react with the 2 moles of oxygen give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी, यानी 1 mole of CH4 react with the 2 mole of oxygen give to 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। यहाँ मोल्स में है, ये मॉलिक्यूल्स में लिया। फिर यहाँ लीटर्स में 22.4 22.7 लीटर CH4 react with the 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.7 लीटर। तो ये इस तरह से इसको अपन मेजर कर सकते हैं। अब अगला आपका आता है लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मींस सब्सटेंस व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। जैसे मान लो अगर आप खाना खा रहे हो, एक में आपके 3 चीजें हैं, पूड़ी, सब्जी और खीर, ठीक, तीनों आइटम बराबर दिए थे आपको, पर उसमें से जो पहले खत्म हो जाए और फिर अगर आप डिमांड करो तो खीर और लाओ, तो वहां से इशारा आता है एक ही बार वितरण है, एक ही बार वितरण है, एक बार सप्लाई से। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिटिंग रीजन हो गई आपकी खीर। जो सबसे पहले खत्म हो जाए वो कहलाएगा आपका लिमिटिंग रीजन। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक। अब किसी भी इक्वेशंस में हमें अगर लिमिटिंग रीजन पता करना है तो लिमिटिंग रीजन के लिए अपने को ये देखना है उसके मास के अकॉर्डिंग। बैलेंस इक्वेशन से ही पता करना है, पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर उसको मोल में कन्वर्ट करना है, और मोल से हम पता लगा पाएंगे लिमिटिंग रीजन क्या है। क्लियर? चलो फिर इसके बाद मेन जो टॉपिक्स आते हैं आपके, रिएक्शन इन अ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन को जो मेजर करना है आपको, तो मेजरिंग के लिए आपके पास मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी, ये जो 4 डिफरेंस है वो अपने को याद रखने हैं। तो ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन दे रखा है ना, NH3 वाला। ये एक तो ये दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा? 36 ग्राम। दूसरा एक अमोनिया वाला, ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ द मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, 0.5 मोल CO2 आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिटिंग रीजन का ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एज इट इज देते, ध्यान रखना। 50 kg of the N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the amount of NH3 and identify limiting region in the production of NH3। तो यहाँ देखो NH3 का लिमिटिंग रीजन कौन हो गया? अकॉर्डिंग टू अबाउट दिस इक्वेशन N2 required H2, ये लिखा हुआ डाइहाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। तो इसका अमाउंट पता करना है अपने को, ठीक। तो ये आ जाएगा 50.1 kg NH3। फिर मास परसेंटेज जो अपन अभी निकाला था, वाटर का परसेंटेज निकाल रखा है इन्होंने। द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। मास परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ A by mass of solution into 100। तो इस तरह से इसका मास निकला 10%। तो 10% उसमें अपन ने ऐड कर रखा था। फिर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं काई x से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का एडिशन। तो ये हो जाएगा Na by Na plus Nb। मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो Nb by Na plus Nb। इन दोनों का एडिशन मोल्स में, दोनों का एडिशन रहेगा 1। XA plus XB का 1 रहेगा, ये ध्यान रखना। इस पे क्वेश्चन आता है, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। दूसरा पे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें मोलरिटी। एक है मोलरिटी, एक है मोलरिटी। तो रिटी के अंदर किसमें आएगा वो लीटर में, और लिटी में आएगा वो केजी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg
सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट आएगा क्या हो जाएगा, मोलेलिटी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in a 1 liter solution, वो क्या जाएगा, मोलेलिटी। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। रिटी है इसको अपन किससे मेजर करते हैं, कैपिटल से, और मोलेलिटी है उसको स्मॉल एन से। एक तो ये याद रखना, दोनों के फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। दूसरा है इसमें इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल अपने को गिवन है, दे कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ NaOH solution prepared by the dissolving its 4 gram of in a water to form 250 ml of solution। तो जितना अपने को लीटर में चाहिए तो उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, बात आई समझ में। तो ये इस तरह से को लीटर में कन्वर्ट करें 0.25 0 लीटर में हो जाएगा, तो मोलेलिटी आ गई 0.4 m। मोलेलिटी और मोलेलिटी के जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखना है, और अपन ने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। मेन इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो डिफरेंस का क्वेश्चन बनता है, मोलेलिटी मोलेलिटी डिफरेंस, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है। दूसरा इसका मोलेलिटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके पास जो भी शीट हो उसमें इसकी न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करना। और डेफिनेशन से क्वेश्चन तो 5 लो कॉम्बिनेशन लो जो आए थे, और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएंगे, एक तो लिमिटिंग रीजन का पक्का क्वेश्चन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा मोलेलिटी मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलेलिटी मोलेलिटी मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक पे न्यूमेरिकल, एक लिमिटिंग रीजन पे न्यूमेरिकल, इन पे पक्का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आज की कहानी यहीं तक, मिलेंगे कल।